प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज के अंतर्गत। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10+2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। उसकी एक्सरसाइज 10.2 का सेकंड पार्ट। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 8 से आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने इससे पहले वाली दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं चैप्टर नंबर 10 की, उसको जरूर देख लें बच्चों, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वेक्टर का आना चाहिए। नहीं तो आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। फिर वेक्टर आपको वैसे तो आसान लगेगा, सम तो आसान है, लेकिन बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए उन दोनों को जरूर देख लें। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर क्या निकालना है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो बच्चों पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, आपको पी क्यू की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक वेक्टर दिया है बच्चों, क्या मतलब 2 पॉइंट्स हैं इस प्रकार से, और एक वेक्टर है पी क्यू। यहां पर मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट पी है और ये टर्मिनल पॉइंट क्यू है। तो यहां पर पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2 एंड 3, और इसी प्रकार क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5 एंड 6। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस पी क्यू की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, पहले वेक्टर पी क्यू निकाल लेंगे। तो वेक्टर पी क्यू को इस प्रकार से लिखेंगे, आप बताया था, सारी बातें ये हमारी हो चुकी हैं। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हों, 2 पॉइंट्स से आपको एक वेक्टर निकालना हो तो किस प्रकार, अगर उनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं तो कैसे निकालते थे आप, मैंने बताया था x2 माइनस x1i प्लस y2, i का मतलब i कैप एक यूनिट वेक्टर है, फिर y2 माइनस y1 j, ये भी एक यूनिट वेक्टर है अलोंग y एक्सिस, ये x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, ये y एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर, प्लस z2 माइनस z1 के, और ये है k z एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर। तो ये i कैप, j कैप, k कैप, इस प्रकार से। तो p क्यू निकालिए आप। तो p क्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3i, प्लस 5 माइनस 2 यानी कि 3j, प्लस z6 माइनस 3 यानी कि 3k। अब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका पी क्यू वेक्टर। लेकिन हमें पी क्यू वेक्टर नहीं निकालना, पी क्यू वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैं मान लेता हूं, जैसे लेट कर लीजिए कि क्या है, यूनिट वेक्टर है एन कैप, मान लीजिए इस प्रकार से है, ठीक है। क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, 1 यूनिट होता है। तो अब ये निकालते कैसे हैं यूनिट वेक्टर, ये निकलेगा बच्चों, किसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यानी कि पी क्यू वेक्टर को हम क्या कर दें, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, पी क्यू का मैग्नीट्यूड। इस प्रकार से हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, यानी कि ये जो 3i प्लस 3j और प्लस 3k है, हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, यानी कि किससे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। ये जो इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं, इनका स्केयर करके उसको ऐड कर दें, तो 3 का स्केयर 9 प्लस 9 प्लस 9, और इस प्रकार से बन जाता है 9 और 9 18, 9 27। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये तो ऊपर है ही 3i प्लस 3j प्लस 3k, और यहां पर क्या हो जाएगा, 27 का अंडर रूट क्या लिखेंगे, 9 3 27, 2 फैक्टर बना लेंगे, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, तो 3 रूट 3। तो इस प्रकार से अगर आप 3 कॉमन निकाल देंगे तो हर जगह ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 1/√3 बचेगा ना, 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा, किसके अलोंग, पी क्यू के अलोंग। अब जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके देखते हैं तो वो क्या आएगा बच्चों, वो एक यूनिट ही आएगा, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर का करके ऐड करके फिर आप स्केयर रूट निकालें तो 1 यूनिट ही आएगा। इसलिए ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो पी क्यू है ना, इस पी क्यू का एक मतलब वो हिस्सा है ये यूनिट वेक्टर एन, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां से यहां तक मानूं, तो मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये पी क्यू के अलोंग है, कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके से, 4 गिवन वेक्टर्स क्या दे रखे हैं आपको, 4 गिवन वेक्टर्स ए दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में वेक्टर ए क्या दिया है, ए में दे रखा है बच्चों इसमें 2i माइनस जे प्लस 2k, 2i माइनस जे प्लस 2k, ये कोई वेक्टर ए है। इसी प्रकार से दूसरा क्या दे रखा है, बी दे रखा है, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के, माइनस आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। ये हो गया दूसरा वेक्टर बी। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी।
तो देखो हमें करना क्या है, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनके सम, इनका सम मतलब a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसके ये जो दोनों के जोड़ से एक वेक्टर आएगा, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना। तो आप जोड़ दीजिए। तो जुड़ेंगे कैसे? जोड़ने के लिए मैंने पहले ही बताया था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में, हम इन दोनों को जोड़ देंगे इस प्रकार से, यानी कि आई वाले आई जे और के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़ देंगे, यानी 2 - 1 तो 1 आई, ठीक है, माइनस जे और यहां पर प्लस जे है तो -1 + 1 यानी कि 0 जे, ठीक है ना। और इसी प्रकार से 2 के माइनस के 1 के तो प्लस का 1 बच गया ना, +1 के, ऐसे हो गया। यानी इसको लिख सकते हैं i प्लस के, ठीक है, ऐसे हुआ। अब i प्लस के ये हो गया a प्लस बी। हमें निकालना क्या है इसके अलोंग, a प्लस बी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लेट कर लेते हैं। क्या है वो? वही काम जैसे n है तो वो निकलेगा कैसे? यूनिट वेक्टर n। क्या करेंगे? ये जो a प्लस बी है, मान लीजिए ये वेक्टर c आया है एक प्रकार से दोनों का सम, तो लेट कर लेते हैं कि ये c है। तो क्या करोगे? c अपॉन में c का मैग्नीट्यूड ऐसे कर देंगे। तो c क्या है? i प्लस के, और अब इसके अपॉन में क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड सेम है बिल्कुल, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इसके ऊपर अंडर रूट। तो बच्चों ये क्या बन गया? 1/√2 i प्लस 1/√2, यहां पर भी ऐसे ही लिखेंगे ना, √2 के, ऐसे ये इनके इस वेक्टर के अलोंग, इन दोनों के जोड़ के अलोंग क्या बन जाता है? एक यूनिट है वेक्टर। बिल्कुल आसान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कह रहा है आपको? फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे, वेक्टर दिया है 5i माइनस जे और प्लस 2 के। ये कहता है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है। तो बच्चों ये क्या करना है आपको? इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 8 यूनिट। तो लेट कर लेते हैं इसको, मैं मान लेता हूं वेक्टर ए है ये, ठीक है। तो पहले तो क्या करूं मैं? एक इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकाल लूं। लेट यूनिट वेक्टर को क्या मान लें? यूनिट वेक्टर एन कैप, ऐसे मान लिया। तो निकलेगा कैसे? इसी वेक्टर को क्या, वेक्टर ए को क्या करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। तो क्या कर लेंगे? ए है 5i माइनस जे और प्लस 2 के। अब क्या करें? अब इसको है ना इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 25 और 4 29 और 31, √30 हो गया बच्चों। तो लिखेंगे 5i माइनस जे और प्लस 2 के अपॉन में √30 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? √30 आप लोगों को क्या करना है? ये तो एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट है बच्चों, इसका तो 1 यूनिट है, लेकिन हमें तो ऐसा वेक्टर निकालना है ना जिसका मैग्नीट्यूड इसके अलोंग निकालना है 8 यूनिट हो। तो इसका मतलब 1 यूनिट तो निकालना है, 8 यूनिट निकालना है। तो आप क्या कर दो? इसको 8 से गुणा कर दें, यानी ये जो यूनिट वेक्टर है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, इसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है ना। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 8 टाइम ऑफ गिवन, मतलब जो हमने ये वेक्टर निकाला है इसका 8 टाइम हो जाएगा। तो 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 पंजे 40i, ठीक है, माइनस 8j और प्लस 8 दूनी 16k, ठीक है, और अपॉन में √30। आप अलग अलग से भी लिख सकते हैं √30, नहीं तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं √30 इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये एक वेक्टर है जिसका इस वेक्टर के अलोंग है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। तो आप पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे इसके अलोंग, फिर जितने भी गुणा है उससे गुणा कर देंगे। अगर 10 यूनिट मैग्नीट्यूड बोलता तो हम इसको यूनिट वेक्टर को क्या कर देते? 10 से मल्टीप्लाई कर देते। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है देखिए, 11 में कहता है शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये दो वेक्टर्स हैं बच्चों, लेट मैं इनको नाम दे देता हूं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ए आई, ये दिया है 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर है आपके पास, लेट मान करते हैं उसको, वेक्टर बी सपोज कर लिया मैंने। ये क्या दे रखा बच्चों? ये दिया है आपको, ये है -4i प्लस 6j, -4i प्लस 6j और साथ में आ गए है -8k। तो हमें दिखाना क्या है ये कि ये दोनों वेक्टर्स ए और बी क्या हैं? कोलिनियर हैं। तो बच्चों आप लोग क्या करके देखें, इस बी में से मैं क्या कर लेता हूं, मैं -2 कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। तो वेक्टर बी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -2 मैंने कॉमन निकाल दिया। तो बच्चों यहां पर बचेगा क्या है? ऊपर वाला ही बचेगा, 2i बचेगा और -3j बचेगा
और प्लस का 4k, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, वेक्टर b इज इक्वल टू, मतलब ये जो वेक्टर b है ना, ये तो वेक्टर b आया है, इसका मतलब क्या आया भाई, जो वेक्टर a है, या यूं कह लीजिए वेक्टर b जो है वो क्या है, -2 है यहां पर, और ये क्या है, ये वास्तविकता में ये वेक्टर a है। तो ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर b है वो वेक्टर a का कितना गुना है, -2 टाइम है। इसका मतलब क्या है, बस दोनों में अंतर ही क्या है कि दोनों जो है इक्वल, मतलब ये जो है ना b, इससे a से क्या है 2 टाइम है, और साथ में क्या है ये b इससे उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन है ये इससे डबल। डायरेक्शन यूं है, मान लीजिए ये देखो, आपका मान लो a है वेक्टर उस साइड में, और इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए जो भी है, मतलब इतना है ये वेक्टर a, तो वेक्टर b क्या है, इससे डबल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इससे उल्टी है, मतलब इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे लिखा है b इज इक्वल टू -2a, यानी कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन के पैरेलल, ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल वेक्टर कह देंगे इनको, ठीक है। तो इस प्रकार से दिखाना था। तो दिस इंप्लाइज आप लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दीज वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रहा है आपको, 12th में है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3k। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ये है आपके पास एक कोई वेक्टर है बच्चों, i + 2j + 3k, i + 2j + 3k, ये एक वेक्टर है। लेट कर लेता हूं मैं, ये वेक्टर a है, वही इसी प्रकार से कोई नाम दे देते हैं वेक्टर को। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है बच्चों। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं, देखो ये जो वेक्टर है ना, आप लोग क्या करो, फिर डायरेक्शन कोसाइन के बारे में फिर समझाता हूं मैं आपको। पहले आप लोग क्या करो, इसमें आप इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। कैसे निकाल लेंगे, मान लीजिए वो वेक्टर क्या है, n है बच्चों, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर n कैप कह लीजिए। आप क्या करो, इसी वेक्टर को, वेक्टर a को क्या कर दें, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यानी i + 2j + 3k को क्या कर दें इसके मैग्नीट्यूड से, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 3 स्क्वायर 9, तो ये क्या बन जाएगा √13, यानी 1/√13 ऐसे लिख दें, 1/√13 i और प्लस 2/√13j ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, 9 और 4 13 14 बच्चों, 14 बनता है यहाँ पर। 1/√14 i प्लस 2/√14j और प्लस 3/√14k, ऐसे हो गया। अब ये जो है ना, वास्तविकता में यही इसके डायरेक्शन कोसाइन बनते हैं बच्चों। कौन से, i, j और k के कोफिशिएंट, यही इसके डायरेक्शन कोसाइन बनते हैं, और इनको आप बोलते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा कह सकते हैं, या फिर LMN कह सकते हैं, ठीक है। कोस अल्फा यानी L भी कह सकते हैं आप, ये क्या है 1/√14, ठीक है। और इसी प्रकार से कोस गामा बीटा, कोस बीटा अथवा M, ये क्या है 2/√14, 2/√14। और सिमिलरली तीसरा कोस गामा, तो कोस गामा क्या है बच्चों, कोस गामा है, इसको आप n कह सकते हैं 3/√14। इस प्रकार से ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन आ जाते हैं। यानी कि ये बता रहे हैं कि मतलब इस वेक्टर ने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, तो ये एंगल है, ठीक है ना, L, M और N, या कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। तो ऐसे निकालते हैं आप। और ये ध्यान रखना, ये डायरेक्शन रेशो हैं, ये जो दे रखे हैं, इनके आगे i, j और k के आगे जो वैल्यूज हैं, डायरेक्शन रेशोज हैं इस वेक्टर की, 1, 2 और 3, और ये डायरेक्शन कोसाइन है। ऐसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि डायरेक्शन रेशो जो कोसाइन है मैं इनके बारे में पहले बता भी चुका हूं आपको। उसके बाद है फर्स्ट पार्ट, मतलब जो पहले 10.1 की जो वीडियो थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बच्चों, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, तो यहां पर ए कोई पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 -3, 1 2 -3 एंड बी, तो ये तो कोई ए पॉइंट है बच्चों, और ये है कोई बी पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट दे रखा है बी। बी के कोऑर्डिनेट्स इसने क्या दिए हैं, बी के दिए हैं -1 -2 1, -1 -2 एंड 1। ये डायरेक्टेड है फ्रॉम ए टू बी, कोई वेक्टर है, तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये टर्मिनल पॉइंट हुआ। आपको क्या करना है, इस वेक्टर के ए बी के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए बी निकालना है, तभी तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकलेंगे। तो पहले वेक्टर निकालिए ए बी, कैसे, वही जब 2 पॉइंट्स दे रखे हो x2 - x1 i,
जो शुरू का ही क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो -1 यानी कि -2i, फिर -2 यानी -4j, और 1 -3 मतलब +3 हो जाएगा 4k। तो ये तो हो गया वेक्टर ए बी। अब इस वेक्टर ए बी के आपको क्या करने हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो बच्चों कैसे निकलेंगे डायरेक्शन कोसाइन, वही काम किस प्रकार से, डायरेक्शन कोसाइन अभी कैसे निकाले थे आप लोगों ने, ऐसे ही क्या करना है, इसको पहले इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालता हूं, लेट बोलता हूं मैं उसका नाम, यूनिट वेक्टर एन, आमतौर पर एन ही मानते हैं हम, एन कैप। तो क्या करें, वेक्टर ए बी को आप लोग क्या करें, वेक्टर ए बी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तभी डायरेक्शन कोसाइन निकाल पाएंगे आप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो -2i -4j और +4k को आप लोग क्या कर देंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड देखो क्या हो गया आपके पास, ये हो गया 1 का -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, और इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32 और 4 36, यानी कि क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया स्क्वायर रूट। तो यानी कि -2/6 यानी कि -1/3i, और इसी प्रकार से -4/6 यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, -4/6 आप काटेंगे तो -2/3 -2/3j, और +4/6, 6 है ना यहाँ पर, 36 का 6 बनता है, तो 2/3k। तो ये हो गया आपके पास एक यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, ए बी के अलोंग, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो यहां से डायरेक्शन कोसाइन यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, या कोस अल्फा या एल कह लीजिए, -1/3 है, ठीक है ना। आई ये स्केलर कंपोनेंट्स हैं, जो कोस बीटा यानी कि एम क्या है आपके पास, वो है -2/3, और इसी प्रकार से कोस गामा वो क्या है, +2/3 यानी n कह सकते हैं आप इसको। तो इस प्रकार इसके डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 14 में इसने दिया आपको क्या, यहां दे रखा है, सो दैट द वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस OX OY एंड OZ। तो बच्चों कोई वेक्टर है, लेट कर लेते हैं, मैं इसका वेक्टर का नाम दे देता हूं, जैसे लेट वेक्टर ए है ये, I + J + K। तो ये भी उसी तरह से है जो पिछले तीनों हम दोनों सम हमने किए हैं। ये दिखाना, ये वेक्टर है ना, तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है बच्चों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। ये आपका प्लेन है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट, मतलब प्लेन तो नहीं बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है। हमें ये दिखाना है कि ये जो वेक्टर है ना, तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, यानी तीनों एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाता है। तो आप लोग क्या करें, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालें जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, तो उसको एन कैप कह सकते हैं। तो क्या करें, इस वेक्टर को ए को I + J + K को हम क्या करें, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, यानी 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √3। तो √3 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3i 1/√3i प्लस 1/√3j और प्लस 1/√3k। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, हमने इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकाला। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा तीनों ही बराबर आ गए, यानी कि L = M = N इज इक्वल टू 1/√3 है तीनों ही वैल्यू, या कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा तीनों 1/√3 हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के साथ भी क्या हुआ, कोस अल्फा भी, मतलब कोस अल्फा का मतलब एक्स एक्सिस के साथ भी 1/√3 का एंगल बनाया वेक्टर ने, ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई वेक्टर था, इसका नाम क्या था, ये था आपका IJK, यानी कि ये कोई वेक्टर था, इसका नाम R भी रख सकते हैं, ठीक। और ये था इसके मतलब इसको हमने स्केलर इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में लिख रखा था। तो ये तीनों एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाता है, ठीक है। कोस अल्फा भी इतना है, बीटा भी इतना है और कोस गामा भी इतना है, इसलिए क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है ये तीनों एक्सिस के साथ। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है। डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q हुज पोजिशन वेक्टर्स आर दे रखे हैं। देखो यहां पर ये क्या दे रहा है बच्चों, ये कहता है कि आपके पास क्या है, दो वेक्टर हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। मान लो ये आपके पास स्पेस, ये कोऑर्डिनेट है, एक्सिस आपके पास, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। और यहां पर दिया क्या है बच्चों, यहां पर दे रखे हैं 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स क्या हैं, 2 पॉइंट्स हैं
आई टू जे माइनस के, आई प्लस टू जे माइनस के, ये है कोई पॉइंट मान लेता हूं मैं पी है, आई प्लस इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, और एक मान लीजिए पॉइंट पी क्यू है यहां पर। इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं बच्चों। पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से देखे जाते हैं, ओरिजिन से। तो ओरिजिन है यहां पर, तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, इसने बताया क्या, आई प्लस टू जे माइनस के, ये है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है बच्चों, आई प्लस टू जे माइनस के, ठीक है। और इसी प्रकार से दूसरा जो है माइनस आई प्लस जे प्लस के, ये जो पॉइंट क्यू है इसका पोजीशन वेक्टर भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही देखे जाते हैं पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक। तो ये दिया है आपको क्या, माइनस आई प्लस जे और प्लस के, ठीक है, दे दिए दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर। हमें निकालना क्या है, हमें ये कहता है कि भाई जो पी क्यू है ना, ये पी क्यू जो वेक्टर है इसको डिवाइड कर रहा है कौन, पॉइंट आर, ठीक है, ये कोई पॉइंट है आर है, ठीक है। समझने के लिए बच्चों पोजीशन वेक्टर के बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, पोजीशन वेक्टर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो बेसिक में जाकर के आप समझ लीजिए इन चीजों को। तो इसी जो इससे ये जो पार्ट है 10.2 एक्सरसाइज है, इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट में है ये सारी बात, ये बात नहीं पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो ये कहता है कि इन दोनों को जोड़ने वाला कोई पॉइंट आर है, ठीक है। तो इस आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है आपको। तो आर का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही देखा जाएगा, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, जो आर है ना, पॉइंट आर, इस पी क्यू को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में, 2:1 में, यानी मान लीजिए पी से स्टार्ट करते हैं तो 2:1, ठीक। तो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ आर निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, तो एक वेक्टर ही होगा फिर वो। तो मैंने बताया था आपको जब हमने इनको डिवीजन के बारे में बताया था किस प्रकार से डिवाइड करता है बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो ये सारी बातें वहां हो चुकी हैं। तो कैसे बताया था, मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर आर है, स्मॉल आर, ठीक है। तो और यहां पर मान लीजिए पहला जो पॉइंट है पी, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए ए है, और ये जो क्यू है इसका पोजीशन वेक्टर बी है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, वहां पर बताया था अगर आप आर को, कैपिटल आर का पोजीशन वेक्टर आर आपको निकालना है तो कैसे, मैंने बताया था एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए, और यदि इंटरनली डिवाइड करता है तो, ठीक है। फर्स्ट इसमें दोनों ही बताने हैं आपको, इंटरनली अगर डिवाइड करता है तो क्या निकलेगा ये पोजीशन वेक्टर आर, और एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो क्या निकलेगा। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इंटरनली डिवाइड करता है एम बी प्लस एन वेक्टर ए, और नीचे एम प्लस एन, ऐसे किया था हमने, ठीक है। तो वेक्टर आर क्या आ जाएगा, देखो एम गुणा में वेक्टर बी, एम कौन कितना है बच्चों, एम ये है और ये एन है, रेशो है जो, एम गुणा में वेक्टर बी, बी ये रहा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, दो किसके साथ गुणा होगी, तो क्या हो जाएगा, -2i प्लस 2j और प्लस 2k, हो गया एम बी, प्लस एन वेक्टर ए, यानी एन इंटू में वेक्टर ये ए, यानी -k, ऐसे हो गया। और नीचे करना है ए एम प्लस एन, यानी 2 + 1 यानी कि 3। तो ये देखो आई जे और के जो कोफिशिएंट है, मतलब स्केलर कंपोनेंट है, वो जोड़ दीजिए, -2 + 1, माइनस का 1 आई, माइनस आई हो गया, और 2j प्लस 2j 4k, ऐसे हो गया, और 4j, उसके बाद k वाली देखो, k किस, ये जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, 2 - 1 प्लस 1 बच गया 1k। तो नीचे क्या है बच्चों, नीचे है 3। तो इस प्रकार से ये निकल जाता है आपका, ठीक। इसको अलग अलग लिखें तो -1/3i, 4/3j और प्लस 1/3k, ठीक है ना, -1/3i और प्लस 4/3j और प्लस 1/3k। इस प्रकार से ये क्या है, इस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर है बच्चों, जो कि इसको इंटरनली 2:1 में डिवाइड करता है पी और क्यू को, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट है, उसमें एक्सटर्नली डिवाइड की बात कर रखी है इसने, ये तो इंटरनली की बात की है हमने। अब एक्सटर्नली अगर डिवाइड करता है फिर कैसे निकलता है, फिर निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, अगर ये आर पी क्यू को एक्सटर्नली यानी बाहर जाकर के डिवाइड करता है तो फिर आर पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, कैपिटल आर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर। फिर मैंने बताया था एम वेक्टर बी माइनस हो जाएगा प्लस की बजाय एन वेक्टर ए, और नीचे एम प्लस एन की बजाय एम माइनस एन, तो वेक्टर आर निकल जाएगा आपका। कैसे, एम गुणा वेक्टर बी, यानी वही बात, एम गुणा में वेक्टर बी क्या हो गया, -2i प्लस 2j और प्लस 2k, ठीक है, माइनस में एन वेक्टर ए, यानी i प्लस 2j माइनस k, घटा दिया इसमें से,
और नीचे m माइनस एन यानी 2 माइनस 1, 1 रह गया। तो बचा क्या देखो ऊपर बचो -2 माइनस 1 माइनस के 3i और 2 माइनस 2 खत्म, 2 प्लस 1 यानी कि 3 के हो गया। बस यही, नीचे तो 1 ही है, बस ये आ जाएगा। ठीक है, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो ये आएगा। किसका? पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर। तो ये बताना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 16 में, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 3, 4 एंड 4, 1, -2। 2 पॉइंट्स हैं बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q। तो ये P है और ये Q है। इसी प्रकार से मान के चलो, ये मान लीजिए प्लेन ऐसे ही है बच्चों। ठीक है, क्या ये स्पेस में 2 पॉइंट हैं, जैसे मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाए थे, ऐसे ही 2 पॉइंट्स हैं 2, 3, 4, 2, 3 एंड 4 हैं पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट्स। और Q के क्या हैं? 4, 1, -2, 4, 1 एंड -2। तो कहने का मतलब क्या है, ये अगर मैं क्या करूं बच्चों, P और Q के पोजीशन वेक्टर निकाल लूं, हमें निकालना क्या है, हमें पॉइंट इसका जो मिड पॉइंट है ना उसके पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये वास्तविकता में एक्चुअलिटी तो इसकी ये है, यही अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। समझने के लिए तो बातें यही हैं बच्चों, नहीं तो फिर वही बात है, सीधा सीधा रट्टे के हिसाब से तो अलग बात है। ठीक है, तो अब यहां पर ये मान लो P है पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, 2, 3, 4। और सिमिलरली जो Q है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या? 4, 1, -2। ठीक है, तो ये Q है। तो ये है इस प्रकार से। अब मान लीजिए R है कोई पॉइंट, क्या R इसका मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो आपको इसका पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, मैंने बताया था। लेकिन आपको निकालना क्या है? पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर यानी स्मॉल r। तो ये पोजीशन वेक्टर R हमें कैसे निकालना होगा? अगर बीच में है तो ये 1 और ये भी 1, तो फिर सीधा सीधा हो जाता है बच्चों। हम कैसे निकालते हैं? अगर मिड पॉइंट है तो क्या करते हैं? वेक्टर A प्लस वेक्टर B या वेक्टर B प्लस वेक्टर A और नीचे बस 1 + 1 यानी कि 2 आ जाता है, क्योंकि M क्या है? M भी एक है, एम बी प्लस एन ए अपॉन में m प्लस एन, तो a प्लस बी बाई 2 अब बन जाता है। तो इस प्रकार से r आ जाता है, यानी कि दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, बस पोजीशन वेक्टर आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए क्या बन जाएगा? 2 और 4 6, 6/2 कितना बन जाएगा? यानी कि 6i कह लीजिए, 6i पहले 3 और यहां पर है 1, 4j और इसी प्रकार से 4 - 2 यानी कि 2 के अपॉन में 2 करना है ना आपने। तो यहां से ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 3i प्लस 2j और प्लस k। अब मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकल जाता है इस प्रकार से आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रहा है ये आपको? 17 में कहता है कि सो दैट द ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स गिवन है रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों ये बताना है कि हमें ये दिखाना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, कौन सी? जैसे देखो 3 पॉइंट हैं, मतलब जैसे इस प्रकार से है, एक ट्रायंगल है आपके पास, नाम क्या है उसका? ABC। क्वेश्चन नंबर 17 में ABC एक ट्रायंगल है, A है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास? A का पोजीशन वेक्टर दे रखा है बच्चों, क्या? 3i - 4j - 4k। तो इसका मतलब क्या है? ये ओरिजिन के अगर रिस्पेक्ट में देखें बच्चों, देखो ये जो पॉइंट A है ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये ओरिजिन है मान लीजिए यहां पर। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना करके आप यहां ओरिजिन बना सकते हैं। ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया है? 3i - 4j - 4k, 3i - 4j - 4k। ठीक है, ऐसे है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो B है, B का पोजीशन वेक्टर है 2i - j + k। 2i ये B है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? 2i - j और फिर दिया इसने 2i - j + k। उसके बाद ये जो C है, इस C का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं ना, तो C का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये दे रखा है i - 3j - 5k, i - 3j - 5k, ऐसे है। ठीक है, तो ये दे रखा है। अब हमें करना क्या है बच्चों? देखो हमारे पास ट्रायंगल तो ये थी ABC, ये तो इसके पोजीशन वेक्टर हैं। पोजीशन वेक्टर तो हमेशा ओरिजिन से ही देखे जाते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं, वैसे तो सिंपल सम है, कुछ नहीं है इसमें। अब दिखाना क्या है?
अब ये हमें दिखाना है कि ये जो एबीसी हैं ये वर्टेक्स किसके हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के, यानी कि आपको एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करनी है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, पहले तो हम एबीसी को एक ट्रायंगल प्रूव करेंगे। तो अगर ट्रायंगल प्रूव करते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए देखते हैं, वेक्टर ए बी अगर मैं ऐसे जोड़ता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों वेक्टर्स को यदि मैं जोड़ देता हूं बच्चों, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, तो तीनों का जोड़ क्या आना चाहिए, जीरो वेक्टर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्यों, मैं ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, सी से ए पे वापस आ गया, तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होना चाहिए। तो देखो ए बी जोड़िए, वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा बच्चों, वेक्टर ए बी निकालने का तरीका है बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटाना पड़ेगा, तब जाकर के वेक्टर ए बी निकलेगा। ठीक है, समझ में आई बात, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर, यानी कि जब मैंने ए बी निकाला था तो कैसे निकालते थे, इसके पोजीशन वेक्टर में से इसका पोजीशन वेक्टर, यानी कि क्या बन जाएगा, इसमें से 2 माइनस 3 स्केलर कंपोनेंट्स घटा देंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस आई, फिर यहां पर माइनस जे प्लस 4 जे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 जे, फिर यहां 1 के है, यहां पर माइनस 4 के है, तो घटाओगे तो प्लस का 5 के, ऐसे आ गया ए बी। ठीक, अब इसी प्रकार से वेक्टर बी सी, बी सी कैसे निकाल लेंगे, सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का घटाना पड़ेगा, क्या बन जाएगा बच्चों, इसमें से एक में से -2 घटाओ, माइनस का आई, और इसी प्रकार से -3 और +1 यानी कि माइनस का 2 जे, और इसी प्रकार से -5 -1 तो माइनस का 6 के, और इसी तरीके से फिर आप क्या निकाल लेंगे, वेक्टर सी ए, तो सी ए कैसे निकाल लेंगे, ए के पोजीशन वेक्टर में से सी का घटाना पड़ेगा, तो देखो 3 माइनस आई क्या बन जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आई, और इसी प्रकार से -4 + 3 माइनस का जे, 1 जे बच जाएगा, -4 + 5 तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का के। तो ये देखो आई कितना है, देखो आपके पास आई यहाँ माइनस, आई के आगे -1 है, यहाँ -1 है, लेकिन यहाँ +1 है, तो देखिए ये क्या हो गया आपका कैंसिल। 3 है जे, यहां पर देखिए माइनस का 2 है और यहाँ माइनस का 1 है, तो -1 -2 माइनस के 3 और प्लस के 3 कैंसिल। के देखो 5 है, माइनस का 6 है, 5 प्लस के हैं और प्लस का 1, 5 और 1 6 प्लस के और माइनस का, तो ये क्या बन जाता है, जीरो वेक्टर। ठीक है, अब ये दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ट्रायंगल तो हो गई, अब ट्रायंगल प्रूव करने के बाद हमें क्या दिखाना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप लोग क्या काम कर लो, ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, सी ए का, यानी कि टोटल लेंथ कितनी बनती है, ए बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा। ठीक है ना, तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो ए बी मैंने कैसे निकाला था, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटाया था। ठीक है, तो ये देखो ये आया हुआ, ये जो वैल्यू है ये क्या आई थी आपकी, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटाने के बाद ही तो आई थी। देखो जैसे ऐसे यहां से घटाया था ना, 2 - 3 यानी कि -i ऐसे, तो ये है आपका कौन सा, ए बी वेक्टर। तो इसका क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर 9 + 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 9 34 और 1 35 √35। इस प्रकार से मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम। फिर बीसी का मैग्नीट्यूड, तो बीसी वेक्टर कहां से कहां तक निकाला था हमने, ऐसे ही तो किया था यहां, ठीक है ना, ऐसे किया था। तो ये क्या है, 1 आई के आगे जो स्केलर कंपोनेंट है, तो 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और -6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40 और 1 45, तो √45। और इसी प्रकार से फिर सी ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी ए का मैग्नीट्यूड, तो सी ए यहां से यहां तक आया था आपका जब निकाला था आपने, सी के मतलब पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर आपने घटाया था ऊपर। ठीक है, तो ये आया था ये, तो 2 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो √3। तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, बीसी वाली वैल्यू बड़ी है। तो यदि मैं क्या करता हूं बच्चों, बीसी का स्क्वायर देखिए, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनता है आपके पास, बीसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, तो ये तो नहीं बन रहा है, 35 और 3 38। यहां पर एक मिनट देख लीजिए, यहां 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, फिर यहां पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40 और 1 41 बनता है बच्चों ये। ठीक है ना, तो और उसके बाद लास्ट वाला देखिए,
2 का स्क्वायर 4, और इसी प्रकार से -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 2 6 ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये है देखो। अब BC है √41, BC का स्क्वायर इक्वल टू AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो और प्लस में CA के मैग्नीट्यूड का, CA वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो तो बराबर आते हैं। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो √41 का, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 41 आ जाएगा। फिर AB का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो 35, और प्लस में इसका स्क्वायर करोगे तो किसका, √6 का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसल 6, 35 और 6 41। तो इस प्रकार से ये जो है देखो BC स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस CA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये तो क्या हुआ, ये तो हाइपोटेनियस हो गया ना BC तो। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है, वेरीफाई करता है। इसलिए क्या बन जाएगा, BC कौन सी है बच्चों, BC ये है, तो BC का स्क्वायर यानी कि यहां पर क्या होगा आपका राइट एंगल होगा। ठीक है, 90 डिग्री। इस प्रकार से आपने ABC को क्या प्रूव कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल। ठीक है, राइट कर देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी बात सत्य नहीं है बच्चों, बाकी सारी सत्य हैं और ऑप्शनल है ये दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी बात ट्रू नहीं है इनमें से। कोई ट्रायंगल है बच्चों ABC, ये A है, ये B है और ये C। A से B पे गए, B से C पे गए, C से A पे गए, तो कहां पर पहुंचेंगे, 0 वेक्टर आ जाएगा। पहला दिया ऑप्शन इसने AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल टू 0, तो ये तो ट्रू है, 0 वेक्टर ही आएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा पार्ट इसने क्या दिया है, AB प्लस BC वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC फिर माइनस वेक्टर AC, ये कहता है ये 0 वेक्टर आएगा, तो बिल्कुल ये भी सही है। देखो अगर CA को ना उल्टा लिख दें AC, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई बच्चों, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी ये 0 ही आएगा। CA का उल्टा ही तो लिखा जाएगा AC, यानी CA से उल्टी डायरेक्शन है AC की, ये CA है और AC की उल्टी इससे यहां इधर हो जाएगी बस, और कुछ नहीं, तो ये भी सही है। उसके बाद तीसरी बात देखिए इसने, AB प्लस BC माइनस CA, AB प्लस BC ऐसे है, AB प्लस BC वेक्टर और माइनस CA वेक्टर, तो ये गलत है आपका, क्योंकि यहां देखो प्लस CA 0 के बराबर आ रहा था बच्चों। A से B पे गए, B से C पे गए और C से A पे गए, तो 0 वेक्टर आना चाहिए था, तो ये प्लस होना चाहिए था यहाँ पर, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है आपकी, ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन C। ठीक है ना, थर्ड C है, यहाँ पर A है, यहाँ B है और यहाँ C है, तो C इज रॉन्ग, तो C मतलब आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लेंगे, वो भी ठीक मिलेगा आपको। 19वां, इफ A एंड B आर देर दिए 2 कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकोरेक्ट। तो बच्चों अगर 2 वेक्टर हैं A और B और किस तरह के हैं, कोलिनियर, ठीक, तो ये कहता है ये कौन सा इसमें से मतलब इनकोरेक्ट है, B इज इक्वल टू लैम्डा A, यहां पर ऐसे दे रखा है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि B का और वेक्टर A का जो रेशो आ रहा है वो लैम्डा आ रहा है बच्चों, यानी कि जैसे मान लीजिए यहां पर 2 आ गया, तो इसका मतलब जो B है ना वो A से 2 टाइम है बस। ठीक है, लैम्डा का मतलब कोई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये तो ट्रू है। उसके बाद तो फिर तो पैरेलल ही होंगे दोनों, कोलिनियर ही होंगे मतलब ये। दूसरा बी ऑप्शन में क्या दिया है, ए वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी, ये भी सही है। वेक्टर और वेक्टर बी बराबर भी हो सकते हैं, प्लस का निशान इसलिए लगाया, और इनकी डायरेक्शन भी उल्टी हो सकती है, मतलब पैरेलल तो ये फिर भी रहेंगे। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दोनों का दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं और डायरेक्शन उल्टी, ये भी सही है। प्लस और माइनस का तो मतलब डायरेक्शन सही है बस। सी में क्या दे रखा है इसने, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही है। ए और बी के जो ये कहता है कि वेक्टर ए और बी का रेशो बराबर होगा, प्रोपोर्शनल का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का रेशो बराबर होगा, बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए ये है आई प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर पहला, और ये है मान लीजिए 3i प्लस 3j प्लस 3k, इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है ना नीचे वाले वेक्टर का इससे ऊपर वाले से 3 गुना है बस, तो पैरेलल तो फिर भी है, कोलिनियर तो बिल्कुल सही है ये बात। उसके बाद डी ऑप्शन में कहता है बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये कहता है डायरेक्शन तो सेम होगी इनकी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं है, जो आपके पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर होते हैं उनकी डायरेक्शन सेम जरूरी थोड़ा ही है, एक उस डायरेक्शन में हो सकता है, एक इस डायरेक्शन में, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, तो इसलिए यही इसमें रॉन्ग है।
तो ये आपका उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली बात अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।